असलम गौरी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। असलम गौरी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया, सबको बिठाया, पीटीआई को भी बिठाया, और अगले रोज़ हमें यह भी कहा जा रहा था कि अगर एक दफ़ा फिर मौलाना फजल रहमान साहब को जो है, क्योंकि लेकिन अभी तो आपके अपने मसाइल शुरू हो गए हैं मदरसा बिल के हवाले से, वो एक है अपनी जगह है, लेकिन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर मौलाना साहब को दोबारा हुकूमत या पीटीआई चाहे कि जी मीडिएट या ब्रिज बीच में बने, तो वो क्या कुछ बेहतरी ला सकते हैं कि ये जो सख्त किस्म की लैंग्वेज है ये दोनों साइडों से भी अगर है तो उसको भी कम किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। भाई बात ये है सिंपल सी कि पहली बात तो ये कि दोनों फरीक चाहते क्या हैं। अगर दोनों फरीक चाहेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम रोल अदा कर सकते हैं। आपने देखा है 26वीं आईनी तरमीम में कितना बड़ा डेडलॉक था दोनों पार्टियों के दरमियान में, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान में, और जिसको हमने ब्रिज का किरदार अदा किया और पीटीआई हमारे राब्ते में थी, बल्कि जो कुछ हमें ये देते थे हम पीटीआई के साथ फौरन मुशावरत करते थे, और आखिरी वक्त तक इवन जिस वक्त मंजूर होने जा रही थी 26वीं तरमीम, उस वक्त तक पीटीआई और हम इकट्ठे खड़े हुए थे। गो के आखिरी में एक दो चीजों पे उनको इख्तलाफात हुए, ओवरऑल सारी की सारी जो तरमीम है हम लोगों ने मिलकर तैयार की थी और बाहमी मुशावरत से तैयार की थी। तो अब डिपेंड करता है कि पीटीआई क्या चाहती है और डिपेंड करता है हुकूमत क्या चाहती है। दोनों तरफ के जो आपने चीजें सुनाई हैं मुझे, कौम को सुनाई है, तो दोनों तरफ ही बेचारे मुज़ाकरात हों। ये तो माहौल ही नहीं है मुज़ाकरात का। मैं नहीं समझता हूँ जो तलाल साहब ने गुफ्तगू की है या दूसरी असद कैसर साहब ने की है, तो ये गुफ्तगू तो सुनने के बाद मुझे तो नजर नहीं आ रहा कहीं दूर दूर तक कि मुज़ाकरात वाला खेल हो रहा है और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें हो रही है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है मुझे। अलबत्ता जब ऐसा माहौल बनेगा तो आपको पता, जब मुज़ाकरात का माहौल बनता है, 26वीं आईनी तरमीम में मुज़ाकरात का माहौल बना था ना, इससे माहौल बनता है, फिर दोनों अफ्रीकान आगे बढ़ते हैं, हाथ मिलाते हैं। ठीक है, अगर उनको तीसरे आदमी की जरूरत है, हम हाजिर हैं। हम मुल्क और कौम के लिए हमेशा हमने कुर्बानियां दी हैं और हम मुल्क की बका के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए हम हर सब कुछ करने के लिए तैयार है और जमहूरियत के लिए। लेकिन ये डिपेंड ये करता है कि दोनों अफ्रीक किस हद तक चाहते हैं। सही। तो मुस्तकबिल करीब में आपको मुज़ाकरात इस माहौल में होते नजर नहीं आ रहे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस माहौल में बिल्कुल मुज़ाकरात नजर नहीं आ रहे। को दोनों तरफ जो एक दूसरे को ताने तशने दिए जा रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात का माहौल बनाने वाली बात नहीं है। और फिर जब मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो फिर कुछ और तरह होता है। वो कहते हैं कि जी अब डर के मारे आ गए हैं फैज़ अमीर साहब की वजह से। अब इस तरह की सूरत अगर आप कहेंगे तो मुज़ाकरात तो नहीं होते। तो ये पर बंदूक आप किसी के कंधे पे कहते हैं ना, कमर पे बंदूक रख के, पिस्टल रख के तो मुज़ाकरात नहीं कर सकते। जी बिल्कुल सही। असलम गौरी साहब, ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है माहौल बनाने के लिए? हुकूमत की? हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा या पीटीआई को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा? बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको 100% को देखें तो 60% हुकूमत की जिम्मेदारी है, 40% पीटीआई की जिम्मेदारी भी है। दोनों तरफ है। पीटीआई ने भी अपने 2-4 एहतजाज करके देख लिए हैं, उनको हासिल कुछ नहीं हुआ मैं समझता हूँ। तो उनको भी चाहिए कि अब टेबल पे आ जाएं और मजीद मुल्क को किसी और तरफ नाम लेके जाएं, और हुकूमत भी अपने रवैये में थोड़ी सी लचक पैदा करे। बैरिस्टर अकील जैसे समझदार लोग बैठे हैं आपके साथ, इंतहाई शरीफ आदमी और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, और समझदार गुफ्तगू, नरम मिजाज लोगों को आगे आना चाहिए और इस मामले को देखना चाहिए। असलम गौरी साहब, बाकी बातें तो अब होंगी, लेकिन अब आप मुझे बताएं कि अभी एज वी स्पीक मौलाना फजल रहमान साहब की वही स्टेटमेंट है कि जनाब हम फिर जो है वो दूसरा लाया अमल इख्तियार करेंगे, या आप लोग अभी भी मुज़ाकरात कर रहे हैं जिस तरह आज बैरिस्टर कामरान मुर्जा साहब भी मिले? देखिए, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं कि जो सदर साहब का दफ्तर है, जो उनका ऑफिस है, मैं थोड़ी सी उसकी कारकर्दगी आपके सामने लाना चाहता हूं कि वहां से बैरिस्टर साहब बैठे हुए हैं, जो ऑब्जेक्शंस आते हैं वन गो में आते हैं, किस्तों में नहीं आते। उन्होंने एक दफा ऑब्जेक्शन रेज किए, क्लिनिकल ऑब्जेक्शन थे, स्पीकर चैम्बर को आए, स्पीकर चैम्बर ने उनको रेज करके वापस भेज दिया और वो हो गया। उसके बाद उन्होंने कोई दोबारा स्पीकर चैम्बर को दोबारा कोई उन्होंने बिल में दोबारा ऑब्जेक्शन लगा के नहीं भेजे, और हमने स्पीकर साहब को लेटर दिया। स्पीकर साहब ने हमें उसका जवाब दिया, उन्होंने कहा एक दफा मेरे पास बिल लाया था और मैंने उसको वापस भेज दिया है। और उसके बाद इन्होंने जो ये देखें 23 दिन के बाद उनको सारी चीजें याद आती हैं, और असूली तौर पर यह है कि विद इन 10 डेज जो है, जब दूसरा स्पीकर ऑफिस से वापस चला गया है तो 10 दिन के अंदर अंदर उसको एक्ट बढ़ना था। कल मैं स्पीकर साहब को भी कहीं सुन रहा था किसी टीवी पे, तो वो भी फरमा रहे थे कि वो अब मेरी किताबों के मुताबिक एक्ट बन चुका है।
तो असल में ये प्रेसिडेंट ऑफिस में क्या हो रहा है, क्या वहां नहीं हो रहा, हम इस पे बिल्कुल मौलाना साहब ने भी कल यही कहा है और हम भी उस पे यही कहते हैं। हुकूमत पे हमें एतराजात थे, लेकिन हुकूमत ने अपना काम जो किया है वो नजर आ रहा है। अब प्रेसिडेंट ऑफिस खुल के सामने आ रहा है। आज उनको याद आया है इतने दिनों के बाद कि हम कौम को बता दें, पिछले 10 दिन से शोर मचा हुआ है कि ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन है, और आज वो कह रहे हैं कि जी इस पे फला फला ऑब्जेक्शन है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये बिल भेजे कहाँ है? जो इस बात वापस स्पीकर ऑफिस को तो अभी तक नहीं आए, तो कहाँ भेजे आपने? तो ये मैं समझ रहा हूँ कि जो प्रेसिडेंट ऑफिस में क्या हो रहा है, वहाँ किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं, वहाँ क्या कोताहियां हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात मैं थोड़ी सी आज आपके इस मौकर चैनल के जरिए मैं पूरी कौम को और खुसूसन बैरिस्टर अकील साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो कह रहा है कि मदारस तालीमी अदारे हैं, उनको तालीम से मुंसलिक होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मैं मानता हूँ। मदारस 70 साल से वहीं पे है रजिस्टर्ड ना, तो आज की तालीम के साथ कौन से हमने तालीम में तीर मारे हुए कि महकमा तालीम के साथ जाना है? या आप ये चाहते हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी नवाबाद भावलपुर ने बनाई थी, वहां से शेखुल हदीस और मुफ्तियान कराम पैदा हो रहे थे, आज उसकी वीडियो दुनिया भर में मशहूर है, आप भी मैं भी जानते हैं क्या हो रहा है वहां पर। क्या आप इसको ये मदारस को करना चाहते हैं? तो मैं समझता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये वजारत कानून ने बहुत समझ के और एक एक चीज को देख के, और आज से नहीं है, ये पीडीएम दौर में बिल बना था, इसको बड़ा हमें सोच के बिल को पेश किया। अब वजारत कानून में कोई नाहल लोग नहीं बैठे, समझदार लोग बैठे हुए हैं, और इन्होंने पेश किया और पास हुआ है, असेंबली ने पास किया है, स्पीकर ऑफिस से गुजरा है। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफिस को देखना चाहिए कि उनके यहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ कौन लोग इतने ज़हीन और अक्लमंद उनके पास बैठे हुए जो मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं और हमें और हुकूमत को लड़ाना चाहते हैं। सही। तो अभी मजीद मतलब आप लोग कोई हार्ड लाइन अभी नहीं ले रहे? देखिए, हार्ड लाइन असल में देखें, इसमें हम जो है ना, हमारा इस हद तक इसमें किरदार है कि मेरी जमात के 45 लाख वर्कर जो हैं, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में हमने रजिस्टर्ड कराए हैं 2024 में, जो हमारी रुकन साजी हुई उसके मुताबिक 45 लाख में से 25 लाख उलमाए कराम हैं। तो मैं स्टेक होल्डर हूँ पाकिस्तान में सबसे बड़ा उलमाए कराम का, पहली बात तो सही। लेकिन असल ये मसला चूंकि मदारस का है, तो इत्तेहाद तंजीमात मदारस जो है उसका इजलास 17 तारीख को होने जा रहा है। तो इत्तेहाद तंजीमात मदारस के हम जवाब का मुंतजर हैं, उसके बाद हम अपना लाए अमल का ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। और यही हमने हुकूमत को भी मैसेज जो भेजा है, चल रहा है। कामरान मुर्तज़ा साहब ने यही कहा है तारड़ साहब को कि आपका जो इजलास हो रहा है आप उसमें कोई जल्दबाजी ना करें, 17 तारीख का इजलास होने दें, उसके बाद अगर आप ये मुश्तरका इजलास करने जा रहे हैं या कोई तस्हीह करने जा रहे हैं तो दोबारा वैसा ना हो कि हमें फिर एक नए मसले को दरपेश हो जाए और फिर हमें एक नया मसला फेस करना पड़े। असलम गौरी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? एक तो ये कि क्या हुकूमत के साथ कोई मामला, अगर ये मामला तय होते हैं जिस तरह तारिक अजीज़ ने कहा कि दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में जाके होगा, तो अगर ये मामला सारे बिल के हवाले से मदरसा के या जितने भी इश्यूज हैं वो सेटल हो जाते हैं, तो क्या JUI फे भी किसी मौके पर हुकूमत के साथ वो पुराना PDM, पुराना रोमांस दोबारा हम देख सकेंगे? देखिए, अभी इस पे तो हमारे यहाँ कोई गौर खौज नहीं हो रहा और ना हमने सोचा है। अलबत्ता हम अपोजिशन में हैं और अपना रोल ठीक ठाक हम अदा कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा, बसरा साहब ने जो भी बात की है, इस मुल्क में जब तक फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, सब ऐसे इलेक्शन जिसपे कौम को एतमाद हो, जब तक वो इलेक्शन नहीं होंगे, ना इस मुल्क की मुआशी हालत ठीक हो सकती है, ना अमन ठीक हो सकता है, और ना ये मुल्क सीधे पटड़ी पे चल सकता है। तो उसके लिए साफ और शफाफ इंतखाबात जरूरी हैं और अवामी नुमाइंदे जो आवाम को जवाब दो, यहाँ तो जो बैठे असेंबली में किसी और को जवाब दें। अब ये अजीब तमाशा है। आपको भी लगता है 2025 तब्दीली का साल? असलम गौरी साहब, आपको भी लगता है 2025 तब्दीली का साल? नहीं, ये मैं कबल अज़ वक्त ऐसी कोई बात नहीं कह सकता। मैं तो किसी वक्त को भी, ये बसरा साहब 2025 तो मेरा ख्याल अभी है कुछ दिन बाकी है, मैं तो कहता हूँ किसी टाइम भी हो सकता है। ये रात को भी पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे तो फारिग हो जाएंगे। तब्दीली आनी हो तो कल आ सकती है जी।